नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जड़ वर्गीय सब्जियों में अगर गाजर की बात की जाए तो इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों के चयन और बुआई पर खास ध्यान देना होगा। तो इसकी समस्त जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गाजर का जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख स्थान है। इसे संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। इसका उपयोग सलाद, अचार, हलवा आदि बनाने में किया जाता है। गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूमि का चयन और तैयारी। गाजर को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास वाली भूरी रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए सर्वोत्तम पीएच 6.5 या इसके आसपास माना गया है। गाजर के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर ले, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। किसान भाइयों, गाजर की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं नेंटिस, पूसा मेघाली, पूसा रुधिर, पूसा आंसिता, पूसा केसर, पूसा यमदग्नि, चैटिनी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, गाजर की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 438 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 117 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेती की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। किसान भाइयों, गाजर के बीज की मात्रा उसकी जाति और बुआई की विधि पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर गाजर की बुआई के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले गाजर के बीजों को कार्बेडाजियम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। गाजर की बुआई का समय उसकी जातियों के ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा उत्पादन के लिए मध्य अगस्त से नवंबर तक का समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त रहता है। गाजर की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना ली जाती है। इन मेड़ों पर बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई की ये विधि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर गाजर की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है। छिटकवा विधि से गाजर की बुआई के लिए अच्छी तरह से बनी हुई क्यारियों में गाजर के बीजों को छींटकर भी बोया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसानों ने हल्दी की फसल लगाई है वह इस समय बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन हल्दी का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में की जाने वाली शस्य क्रियाओं को समय पर करना होगा, जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, अगर हम हल्दी की बात करें तो हमारे किसान भाई इसको एक उत्तम फसल के रूप में खेती करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। इसका बाजार में भाव भी अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान में हल्दी की फसल की जब हम बात करते हैं तो इस समय कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, हल्दी की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए मट्टी चढ़ाने का कार्य कैसे करें, आइए जानते हैं। आपने हल्दी लगाई थी उस समय से लेकर अब तक आपने एक बार खरपतवारों का नियंत्रण कर चुके होंगे। मतलब इस वक्त आपका समय है दूसरी बार आपके खेतों में जो आपके खरपतवार निकल चुके हैं या वर्षा काल के दौरान आपने किसी प्रकार का कार्य खेत में नहीं कर पाए हैं और बहुत ज़्यादा खरपतवारों की समस्या आपके खेत में हो गई होगी, तो आपको चाहिए इस समय कि खरपतवारों का नियंत्रण करें और
जो निंदाई गुड़ाई का कार्य है वो विशेष रूप से मौसम खुलने पर आपका कराएं, ताकि पौधों को अच्छा विकास हो। दूसरी बात है कि इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि कुशल श्रमिकों के माध्यम से आपको इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य विशेष रूप से कराना है, क्योंकि ये वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ जो हमारे हल्दी की गांठ है उनका बढ़वार का टाइम है या उनका विकास का टाइम है। ऐसे समय में मिट्टी चढ़ाने का कार्य विशेष रूप से कराना आपको बहुत आवश्यक है। इसके बाद बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में जल निकास की उचित व्यवस्था करें जिससे फसल में जल भराव ना हो सके। अगर वर्षा का अंतराल ज्यादा हो तो आप अपनी फसल में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें, जिससे आपकी फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। दूसरी बात आती है कि कई बार बहुत अधिक पानी की मात्रा हमारे खेत में हो जाने से या वर्षा ऋतु में बहुत अधिक पानी का भराव होने से, जल निकास नहीं होने से, और कई बार देखा होगा कि नमी बहुत ज़्यादा होने से जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी खेत में धीरे धीरे या तो नीचे चले जाते हैं या फिर पानी के साथ में बहकर खेत से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे समय में पोषक तत्व की कमी भी हमारे खेतों में या हमारे जो हल्दी का खेत है उसमें दिखाई देती है। ऐसे समय में पौधे कुछ हल्के से उनके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ रही हैं, वृद्धि नहीं दिखाई देती, कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी हमारी इन जल भराव के कारण या जल के अधिक बहाव के कारण हमारे खेत में हुई है। ऐसे समय में हमको चाहिए कि 19-19-19 का जो हमारा NPK का घोल होता है उसका आप छिड़काव करें और किसी विश्वसनीय संस्था से आप इसको प्राप्त करें और उसके बाद ही आप इनका खेतों में इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में एक कीट आता है जिसे हम तना भेदक कीट कहते हैं। ये कीट हल्दी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख कीट है। इसका लार्वा तने को भेदकर उसकी आंतरिक कोशों को खा लेता है और पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके लार्वे हल्के भूरे रंग के होते हैं। यदि फसल पर कीट के शुरुआती लक्षण दिखाई दे तब कीटनाशक क्यूनोल फास्ट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में 21 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरी बात आती है कि कई बार देखा है कि वर्षा ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में पानी के कारण, जल भराव के कारण भी हमारे जो कंद हैं उनमें गलन की समस्या आती है और जो हमारे कंद हैं वो गलने लगते हैं। और इनको खींच कर देखें, अगर पौधे अपने कंद से आसानी से बाहर आ रहे हैं इसका मतलब कि उनमें गलन की समस्या आने लगी है। और ऐसे पौधों को, कंद को निकाल कर देखें। अगर कंद को आप निकाल के देखते हैं तो उसमें जब आप दबा कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंद में गलने के कारण पूरा उसमें पानी निकलता है और पौधों जो हमारे कंद हैं वो पूरे गल चुके होते हैं। तो ऐसे पौधों और ऐसे जो कंद हैं इनको आप क्यारियों से या हमारे खेत की जो मेड़ है उससे निकाल लें बाहर और उनको बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। दूसरी बात आती है कि जहाँ से आपने इन कंदों को निकाला है उस जगह पर आपको रेडोमिल दवा जो होती है या फिर जो हमारी वावेस्टिन दवा है इसका लगभग 2% का घोल बनाकर और उस जगह पर ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग का मतलब कि आप जहाँ से पौधे या कंद निकाले हैं उस स्थान पर इन दवाओं का 2% का घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करना है ताकि अन्य पौधों को इस बीमारी का या गलन की समस्या अन्य पौधों पर ना आए। हमारे प्रदेश में आंवले के बाग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगा रखे हैं उनमें इस समय कई तरह के कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो आंवला के बागों को इन कीटों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता से। किसान भाइयों, आंवले से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें कीट नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आंवला में 4-5 प्रकार के कीट आते हैं जो आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आंवला के बाग को गोलमिच कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप समय रहते इस कीट की पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आंवले की जो शाखाएं हैं, शाखाओं के आखिरी सिरे पे आपने देखा होगा कि इसमें गोल गोल छोटी छोटी गांठ जैसी आकृति बन जाती हैं जिसे हम तना पिट्टिका कहते हैं। इसमें एक कीड़ा होता है, काले रंग की गिरार होती है, इसको आप फोड़ के देखें।
किसान भाइयों, ये गिडार अंदर घुस करके शाखा की आगे से बढ़वार रोक देती है, वहाँ एक गुच्छा सा बना देती है और आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, इस तरह की अगर तना पिट्टिकाएँ आपको आंवले की फसल में दिखाई दे रही हैं, आंवले के पेड़ों में दिखाई दे रही हैं, तो आप वहाँ से सेकेटियर के सहायता से वहाँ से गांठ के नीचे से इसको चारों तरफ से काट दीजिए, कट कर दीजिए। ऐसी सारी गांठों को आप सारे पेड़ों में से निकाल दीजिए और इसके बाद वहाँ पर वोल्डो पेस्ट का एक सॉल्यूशन घोल तैयार कर लीजिए और ये वोल्डो जो पेस्ट है वहाँ जहाँ आपने सेकेटरी से काटा है वहाँ उस शाखा पर इसको लगा दीजिए। और इसके बाद में डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, आंवला के बाग को बिहार रोमिल इल्ली तथा माहू कीट द्वारा भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए आप समय पर इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। बिहार हेयरी कैटरपिलर एक जो है रोएदार एक इल्ली, एक गिडार हरे भूरे रंग की आंवले की पौधों पर आ जाएगी और ये इल्ली जो है पत्तियों को और उसके फूलों को खा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे भी हमें हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होगी। डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये दवा के छिड़काव से इस कीट का नियंत्रण भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि उसमें अभी एफिड, जिसे माहू कहते हैं, उसका प्रकोप हो जाएगा। काले रंग के भूरे भूरे रंग के जो है माहू के छोटे छोटे जो निम्फ हैं, कीट हैं, इस टहनियों पर और आगे के जो कोमल भाग हैं वहाँ जो है बैठना शुरू करेंगे और उसका रस पीना शुरू करेंगे और हमारी जो शाखाएँ हैं, पत्तियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये जो दवा है डाइमेथोएट, ये हमारे तीनों प्रकार के जो कीट हैं उनको जो है नियंत्रित करेगी और जो है उनको नियंत्रण करके इन कीटों से हमारी जो आंवले की फसल है, जो पौधे हैं, उनको बचाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायगढ़, बलरामपुर, बिलासपुर और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा नहीं होने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण खड़ी फसलों में कीट व्याधि और रोग का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने खेतों में लगी फसलों की सतत निगरानी करें। मौसम साफ रहने एवं वर्षा न होने पर ही कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। वर्तमान समय में दलहनी एवं तिलहनी फसलों में खरपतवार निकालने का काम करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं
पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। धान में तना छेदक कीट की निगरानी करें एवं फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्यूनॉल फॉस दवा का भुरकाव करें। इस समय धान में पत्ती मोड़क कीट दिखाई दे सकता है। इसकी रोकथाम के लिए पिप्रोनिल 5 SC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कंपोस्ट बनाएं। मध्यकालीन फूल गोभी की पौध तैयार हो गई हो तो उसका रोपण शीघ्र करें एवं रोपण से पूर्व पौधों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करें। बैगन, मिर्च, टमाटर में टपक विधि से सिंचाई करें एवं 19-19-19 घुलनशील खाद का प्रयोग करें। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ साथ शलजम, गाजर हेतु उपयुक्त किस्म का चयन कर थरहा एवं बीज की बोनी करें। साग सब्जी वाली फसलों में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें एवं समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इस माह में बकरियों एवं भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगवाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर उसमें चूने का भुरकाव करें ताकि अतिरिक्त नमी पशुशाला में न रहे। सप्ताह में एक बार 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फर्श पर छिड़काव करें या अच्छी तरह से फर्श को धोएं। पशु बाड़े एवं मुर्गी घरों में दिन के समय पंखा चलाकर रखें ताकि सीलन युक्त हवा बाहर निकलती रहे एवं उमस वाला वातावरण न हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिनारी, जिला भोपाल के कृषक गजेंद्र ठाकुर ने। यह खरगोश पालन करने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो गजेंद्र ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरगोश पालन भारतवर्ष में मीट उत्पादन और घर में आनंद या मनोरंजन के लिए पाला जाता है। खास करके खरगोश पालन के लिए बहुत ही आसान है क्योंकि ये छोटे का आकार होता है, कम लागत का होता है, कम जगह चाहिए और कम समय में इसका बढ़ोतरी होता है। वैसे किसान भाई जो छोटे सीमांत हैं, भूमिहीन हैं, चाहे मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, चाहे वैसे किसान जो अभी प्रवासी मजदूर हैं वो खरगोश पालन करके अपना आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, खरगोश पालन हेतु उन्नत नस्लों का चयन उपयोगिता और पालन के उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। मांस हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि। इसी प्रकार अंगोरा, सैटिन इत्यादि ऊन हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं। किसान इन नस्लों का पालन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें मनोरंजन के लिए जो रखते हैं तो व्हाइट ब्रिटेन है, फ्लोरिडा है, हवाना है। इस तरह का नस्ल खरगोश पालन के लिए जो मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, घर में आनंदित होना चाहते हैं या तो अपने कंपेनियन के लिए रखना चाहते हैं, इसके लिए अच्छे नस्ल है। 5-6 मादा पे एक नर खरगोश को रखना चाहिए और स्वस्थ और मजबूत और क्षमतावान नर का चुनाव करना चाहिए। उसी तरह से मादा का भी स्वस्थ, क्षमतावान, प्रजनन शक्ति वाला मादा खरगोश का चुनाव करना चाहिए। अगर छोटे आकार के खरगोश हैं तो 5 से 6 माह में पाल खाने योग्य हो जाती है। अगर मध्यम आकार के जो खरगोश हैं वो 7 से 8 के माह में पाल खाने के हो जाते हैं और जो बड़े आकार के खरगोश होते हैं 10 से 12 माह में पाल खाने योग्य हो जाते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है।
पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ देनी चाहिए। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजड़ा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 गुना 45 गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। खरगोश बहुत ही छोटा समय का गर्भधारण होता है, 30 से 32 दिनों का होता है। इसलिए आप देखेंगे कि साल भर में ही 5 से 6 बार तक बच्चा उत्पादन करती है और एक बार में 3 से 5 बच्चा उत्पादन करती है। चूँकि ये बहुत छोटे आकार का होता है तो इसका आहार प्रबंधन में बहुत खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किसी भी तरह का घास, पत्ता, गोभी का पत्ता बाज़ार से जो बच जाता है वो पत्ते, वो सब भी हम लोग इसको खिला सकते हैं। और इसका अगर दाना मिश्रण दे तो 100 ग्राम हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं, जो कि उसका संपूर्ण आहार में तब्दील हो जाएगा और लाभ अधिक मिलेगा। इसका दाना मिश्रण के लिए हम लोग 30% आप मकई दे सकते हैं और 53% चोकर दे सकते हैं और मछली चूर्ण 5% और 1% आप खनिज लवण और 0.5% जो है हम लोग नमक इसमें मिश्रण करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको दाना मिश्रण को बनाएंगे और इसको प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से खिला सकते हैं। और इस तरह से अगर छोटे किसान चाहे प्रवासी मजदूर हैं तो इसमें बहुत ही कम समय का प्रशिक्षण होता है और सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हैं सभी राज्यों में, वहाँ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सा महाविद्यालय सभी राज्यों में, वहाँ भी जाकर हम आसानी से खरगोश पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसका हम लोग व्यावसायिक रूप से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।